तुम पागल हो क्या निधि? तुमको पता भी है एसी ना माँ की वजह से आया इस घर के अंदर। तुम्हारे कहने से मैं एसी लेकर नहीं आया हूँ। वो तो माँ ने मुझे कहा था कि बहू को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए मैं एसी लेकर आया था। और तुमने क्या किया? मेरी माँ को सोने के लिए मना कर दिया एसी में। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उन्होंने मुझे कहा कि एसी ला कर दो ताकि उनकी बहू को दिक्कत ना हो। और तुमने क्या किया? मेरी माँ को एसी में सोने के लिए मना कर दिया। वो मेरी माँ है ना, इसलिए तुमने उनको मना किया। अगर वो तुम्हारी माँ होती ना तो क्या तुम उनको मना करती? नहीं, तुम उन्हें मना नहीं कर पाती। लेकिन मेरी माँ को मना कर दिया तुमने। लेकिन मैं भी एक बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी से परेशान होकर निधि अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है और उनसे बोलती है। अरे माँ जी, लाइट चली गई और गर्मी बहुत लग रही है। एक काम करिए, छत पर चलिए मेरे साथ, वहीं सो जाएंगे। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अच्छा वो एक काम कर, तू बिस्तर लेकर ऊपर आ जा। मैं जरा पीने का पानी लेकर ऊपर आती हूँ। रात को प्यास लगेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे नीचे अंधेरे में। ठीक है माँ जी, मैं बिस्तर लेकर जा रही हूँ। आप पानी और मच्छरदानी याद से ले आना। मच्छर भी काटेंगे ऊपर, इसलिए मच्छरदानी लगा लेंगे ताकि थोड़ी तो नींद सुकून की मिले। अच्छा बाबा ठीक है, तू ऊपर चली जा, मैं आती हूँ। और बच्चों को भी ले जा साथ। सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है। तभी गर्मी के साथ साथ मच्छर भी काटने लगते हैं। बेचारी निधि बहुत परेशान हो जाती है और आधी रात को अपने पति रमन को फोन करती है। रमन जो कि मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर गया था और ज्यादा काम होने के कारण वहीं रुक गया था। तभी रमन फोन उठाता है और बोलता है। क्या हुआ निधि? आधी रात को फोन कर रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझसे पूछो। ऊपर से तुम्हारे घर में मर मर के चलने वाला एक तो कूलर और एक पंखा है जिसने नाक पे दम करके रखा है। और इतनी गर्मी में तुम्हारे पूरे परिवार के लिए उसी में गुजारा करना पड़ता है मुझे। एक तो यहाँ लाइट भी बहुत आती जाती है। कम से कम एक एसी और इन्वर्टर लगवा दो, कम से कम नींद तो अच्छी आएगी। एसी और इन्वर्टर? तुम्हें पता भी है कितना महंगा आता है? अरे हमारे घर में खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें इन्वर्टर और एसी लगवाना है? कैसी बातें करती हो? अरे साल में 12 महीने होते हैं और 6 महीने गर्मी है तो 6 महीने सर्दी भी तो आती है। अरे वैसे भी 2 महीने निकल चुके हैं, 4 महीने की बात है। गुजार लो ना कैसे भी करके। जिंदगी भर गुजारा ही करना है क्या मुझे? अगर बीवी को अच्छे से नहीं रख सकते तो शादी क्यों किए थे? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मुझसे शादी करके? अरे एसी तो मंगवा ही रही हूँ मैं। अरे गर्मी में घमौरिया हो गई है मुझे। बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनकर सास बोलती है। अरे बहू, इतनी रात को तूने रमन को क्यों परेशान किया? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे करके हम लोग घर चला रहे हैं। और तुझे है कि एसी चाहिए? समय के साथ साथ हर चीज जरूरी होती है, थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे माँ बाप ने ना जाने कैसे गरीब से परिवार में मेरी शादी कर दी है। अरे एसी तो आजकल हर किसी के घर में होता है। और माँ जी, आप तो इतने गए गुजरे भी नहीं हो जितना आप लोग बनते हो। बहू सोच समझ के बोला कर, तू अभी गुस्से में है और तुझे अभी कुछ पता नहीं है कि तू बोल क्या रही है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ऐसे में तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, हम जी तो रहे हैं ना। हाँ, तो मुझे भी ऐसे मर मर के नहीं जीना है, और जीना है तो अच्छे से जीना है। तेल तेल के मरने से बेहतर है एक बार में ही मर जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। निधि बार बार अपने पति से एसी लाने की जिद करती। ऐसे ही एक दिन निधि की जिद करने पर उसकी सास अपने बेटे से बोलती है। अरे रमन, मैं क्या कह रही थी, अब जब बहू इतनी जिद कर ही रही है तो उसकी खुशी के लिए तू एसी घर पे ले आ। मुझे पता है अभी इतने पैसे नहीं है कि तू एसी ला पाए, लेकिन एक काम कर, किस्तों पे ले आ। 1 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा दे ही देंगे, कम से कम बहू तो खुश रहेगी। माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मेरी स्थिति ना बहुत खराब है, अब मेरा काम भी चल नहीं रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए। देख बेटा, इंसान क्यों कमाता है? अपने घर परिवार के लिए। और अगर हमारा घर परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो इतनी कमाई का क्या ही फायदा है? इसलिए मेरी बात मान, बहू के लिए एसी ले आ। और बहू ही नहीं बल्कि एसी का इस्तेमाल तो पूरा घर करेगा। बहू की बात बिल्कुल ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। माँ आप कितना सोचती हो अपनी बहू के बारे में। और एक वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को ही देखती है। बहुत स्वार्थी औरत है वो। पर कोई बात नहीं माँ, आज शाम तक ना मैं किसी भी तरह से ना घर में एसी लगवा ही दूंगा। ऐसे ही शाम को रमन किश्तों पर एसी लेकर आता है। एसी देखकर निधि बहुत खुश होती है और निधि रमन से बोलती है। रमन, एसी को ना मेरे ही कमरे में लगाना, क्योंकि माँ जी के कमरे में पंखा और कूलर दोनों है। निधि के मुंह से बात सुनकर रमन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और आखिरकार निधि की जिद के कारण एसी उसके कमरे में लग जाता है। ऐसे एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और सास कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहाँ पर निधि आती है और बोलती है। अरे माँ जी, ये क्या बात है?
आप मेरे कमरे में आकर क्यों सो गई हो? और आपके कमरे में कूलर लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ जाकर सो जाओ। इतना बोलने के बाद तो आपका बेटा एक एसी लेकर आया है, आप उस पे भी कब्जा करने लग गई। अरे बहू, बस आंख लग गई थी मेरी, वरना यहाँ कब्जा करने नहीं आई थी। एक दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और तू यहाँ सो जा, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। दिक्कत क्या है, हम एक ही परिवार के तो हैं। माँ जी, मैं नहीं सो सकती। आपको पता है मुझे ना फैल के सोने की आदत है और एसी मेरे पति लेकर आए हैं, तो आप इस पे अपना कब्जा करना बंद करो। बहू, तेरा और मेरा क्या होता है? बाकी अगर तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एसी में सोऊं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे माफ कर दियो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब तेरे कमरे में नहीं सोऊंगी। बेचारी सास का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं और रोजाना गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन बेचारी सास को अपने कमरे में ही सोना पड़ता। अब सास के कमरे का कूलर और पंखा दोनों ही खराब हो जाते हैं। बेचारी सास मजबूरी में गर्मी में ही अपने कमरे में सोया करती, तो वहीं दूसरी तरफ बहू एसी में मजे से अपने बच्चों के साथ सोया करती। और धीरे धीरे सुमित्रा के पूरे शरीर पर घमौरी और लाल दाने शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक दिन जब रमन की नजर अपनी माँ के लाल लाल दानों और घमौरी के ऊपर जाती है, तो वो अपनी माँ से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है माँ? आपको इतनी घमौरी क्यों हो गई है? और आप अपने इस कमरे में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, वो मेरे कमरे का पंखा और कूलर खराब हो गया है, इसलिए मुझे इतनी घमौरी हो गई है। माँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ? इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? और एसी किसके लिए लगवाया मैंने? आप ही लोगों के लिए ना। घर में एसी होने के बावजूद आप कूलर पंखे में सो रही हैं, जबकि वो भी खराब हो चुके हैं। नहीं बेटा, मुझे माफ करना, वो तेरी बीवी का एसी है और मैं उसमें नहीं सो सकती। मुझे नहीं पता था कि बहू कभी मुझे ऐसा बोलेगी। ये मत सोचना कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन बहू ने मुझे एसी में सोने से मना कर दिया है। और दूसरी बात, मैं उस कमरे में नहीं सोने वाली अब। ये सब सुनकर रमन को समझ आ जाता है कि जरूर उसकी बीवी ने माँ को एसी में सोने से मना कर दिया होगा, और वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तुम पागल हो क्या निधि? तुमको पता भी है एसी ना माँ की वजह से आया इस घर के अंदर। तुम्हारे कहने से मैं एसी लेकर नहीं आया हूँ। वो तो माँ ने मुझे कहा था कि बहू को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए मैं एसी लेकर आया था। और तुमने क्या किया? मेरी माँ को सोने के लिए मना कर दिया एसी में। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? क्यों? जब रात को लाइट जाती थी तब तुम छत पे मेरी माँ के साथ नहीं सोती थी क्या? हाँ? और जब एसी आ गया है तो तुम्हें मेरी माँ के साथ सोने में दिक्कत हो रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। अरे तुम दोनों इस घर में रहती हो, साथ में खाती हो पीती हो, उसके बाद भी एक दूसरे के साथ सही से रह नहीं पाती हो। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उन्होंने मुझे कहा कि एसी ला कर दो ताकि उनकी बहू को दिक्कत ना हो, और तुमने क्या किया? मेरी माँ को एसी में सोने के लिए मना कर दिया। वो मेरी माँ है ना, इसलिए तुमने उनको मना किया। अगर वो तुम्हारी माँ होती ना, तो क्या तुम उनको मना करती? नहीं, तुम उन्हें मना नहीं कर पाती, लेकिन मेरी माँ को मना कर दिया तुमने। लेकिन मैं भी एक बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। रमन को गुस्सा आता है और वो जाकर किश्त पर एक और एसी अपनी माँ के लिए ले आता है। इतना होने के बाद निधि को समझ में आता है कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी नफरत का रूप ले लेती हैं, और उसने एक ही एसी को अपनी माँ के साथ बांट लिया होता तो शायद दोनों सास बहू में प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया होता। ज्योति के ससुराल में उसकी सास मंजू, पति अर्जुन और देवर कुणाल रहा करते थे। कुणाल बहुत ही मजाकिया किस्म का था, आए दिन अपनी भाभी से मजाक किया करता। ऐसी एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही थी। इसी बीच देवर यानी कि कुणाल नकली छिपकली लाकर ज्योति के ऊपर डाल देता है। ज्योति नकली छिपकली को असली छिपकली समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? देखो छिपकली। हे भगवान, मैं तो मर गई। इस छिपकली ने अगर मुझे काट लिया तो आज की आज ही मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाओ। ज्योति के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका सारा परिवार किचन में आता है। तभी कुणाल नकली छिपकली अपने हाथ में उठाते हुए ज्योति का मजाक बनाने लगता है और कहता है, अरे भाभी, ये नकली छिपकली से आप इतना डर गई? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था। कुणाल, ये क्या तरीका है किसी को डराने का? यार तुम्हें पता है ना कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, और अगर गलती से मेरा ध्यान हट जाता या फिर मैं किसी गर्म चीज को अपने ऊपर गिरा लेती, फिर क्या होता? अरे एक छोटा सा मजाक जिंदगी भर के लिए दुख बन जाता हमारे लिए। अरे भाभी, आप बिना कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैं आपका देवर हूँ, आपसे मजाक करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। और आप हो कि ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है भाभी, ये छोटी छोटी बातों पर मुंह मत फुलाया करो, वरना गुब्बारे की तरह मुंह फूल जाएगा और हवा में उड़ जाओगी।
देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मजाक की ना एक लिमिट होती है। तुम मजाक लिमिट में रह के किया करो ना, और तुम मुझसे छोटी छोटी चीजों को लेकर मजाक करने लगते हो। अरे मजाक करने का भी एक समय होता है। मैं अभी किचन में खाना बना रही हूँ, कम से कम इस वक्त तो मुझसे मजाक मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, किचन में मजाक नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। ज्योति बहुत ही गुस्सैल किस्म की थी, इसलिए उसे हर छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा जाया करता था। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपना सारा काम करके कमरे में आराम से सो रही थी। इसी बीच कुणाल अपनी भाभी के रूम में जाता है और उसके बालों में बहुत सारे गुब्बारे बांध देता है। जैसे ही ज्योति सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके सर पर खूब सारे गुब्बारे हैं। ये देखकर ज्योति जोर से चिल्लाती है, कुणाल, कुणाल जल्दी यहाँ आओ। तुमने भी ना नाक में दम करके रखा है। पता नहीं तुम क्या चाहते हो मुझसे। कुणाल भागता हुआ अपनी भाभी के पास आता है और अपनी भाभी को कहता है, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे मैं चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? ये सब क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है कि मजाक करने का एक टाइम होता है, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। कुणाल, कम से कम अपना ना सही तो दूसरों का ही सोच लिया करो। भाभी आप ही ने तो कहा था मुझे मैं किचन में मजाक नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में जब आप आराम करती हो उस समय मजाक करता हूँ, तो मैंने कर दिया थोड़ा सा आपका परेशान। देखो कुणाल, कभी कभी ना तो मुझे ये लगता है कि ये सब तुम जानबूझकर करते हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझे हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब क्यों करते रहते हो? गुस्से में कुणाल को वो अपने कमरे से भगा देती है। कुणाल का दिल था तो बहुत साफ और वो अपनी भाभी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। ऐसी एक शाम ज्योति का पति अर्जुन ऑफिस से घर आता है। तभी ज्योति अपने पति के कान भरते हुए कहती है, अर्जुन, तुम अपने भाई को ना अच्छे से समझा दो कि मुझसे ना फालतू का हंसी मजाक ना किया करे। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों वो मुझे जानबूझकर परेशान करता रहता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज्योति कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना, वो काफी अनोखा रिश्ता होता है। देवर भाभी के रिश्ते में खूब सारी हंसी मजाक और मौज मस्तियाँ होती है। शायद इसी वजह से मेरा भाई तुमसे हंसी मजाक करता रहता है। और वैसे भी तुम तो पहले से ही जानती हो ना कि कुणाल का नेचर कैसा है, वह बहुत मजाकिया किस्म का है। अरे पर मैं तो मजाकिया नहीं हूँ ना, कम से कम मेरे बारे में तो सोचे ना। ठीक है, पर तुम ये बताओ, अगर मेरे भाई कुणाल की जगह तुम्हारा खुद का भाई होता तो तुम क्या करती? पहली बात तो ये कि ये सब ना भाई बहन के बीच होता है, और दूसरी बात ये कि मेरा भाई तुम्हारे भाई की तरह इतना बदतमीज नहीं है। मेरे घर में भी भाभी है, पर मेरा भाई कभी भी मेरी भाभी से ऐसे हंसी मजाक तो नहीं करता है। हर कोई अपने तरीके से सोचता समझता है ज्योति। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। इसी बीच कुणाल चोरी से ज्योति के कमरे में जाता है और उसकी साड़ी को छुपा देता है। वो जैसे ही कमरे में साड़ी लेने के लिए आती है तो साड़ी उसे वहाँ से गायब मिलती है। पूरी अलमारी को वो खोलकर साड़ी ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं पर साड़ी नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने के चक्कर में ज्योति ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। तभी कुणाल अपनी भाभी की साड़ी को उसके शरीर पर लपेटकर ज्योति के कमरे में आता है और मजाक में कहता है, भाभी यही साड़ी ढूंढ रही थी क्या आप? हाँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी बात अब भी समझ में नहीं आई ना? अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो प्लीज मुझसे ऐसे फालतू के हंसी मजाक करना बंद कर दो। समझ आ गया तुम्हें? अरे भाभी कूल डाउन, चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे बड़े ही निहायती बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम। तुम्हारे पास खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी बार बार तुम अपनी घटिया सी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना, अपने माँ बाप के संस्कार हो ना, तो दोबारा मुझसे हंसी मजाक करने की सोचना भी मत। ज्योति की बातों से कुणाल को पहली बार बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो तुरंत साड़ी उतारकर अपनी भाभी को दे देता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे अब ज्योति के ससुराल में शांति रहा करती, ना कोई किसी से बात करता और ना ही कोई हंसी मजाक। ये सब देखकर अर्जुन और उसकी माँ समझ जाते हैं कि ज्योति ने ही कुणाल से कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से वो अपनी भाभी से हंसी मजाक भी नहीं कर रहा और ना ही किसी से बात कर रहा है। क्या बात है कुणाल, मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ तुम मुझसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया है। नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो अपनी हदों को मैं भूल चुका था। लेकिन भाभी, आपसे ना आपको ना मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोई हंसी मजाक नहीं करूंगा आपके साथ।
कुणाल की बातों से ज्योति समझ जाती है कि कुणाल अब उससे नाराज है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पूरे घर में ही शांति रहा करती। ये देखकर ज्योति को भी बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन वो अपने देवर के पास जाती है और उससे कहती है, क्या बात है मेरे गोलगप्पे देवर जी, क्यों बेकार में मुंह बना रखा है अपना। अरे मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको। आपको तो पता ही है ना कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर कितना गुस्सा हो जाती हूँ, पर मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। अभी भी आपकी वो हंसी मजाक की बात याद आती है मुझे। नहीं भाभी, मुझे अब आपके साथ ना कोई भी हंसी मजाक नहीं करना है। क्या पता आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए और आप मेरे गाल के नीचे एक तमाचा लगा दो। अरे देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी। अपनी भाभी पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या आपको? अच्छा, उस दिन जो भी कुछ हुआ ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप जैसे पहले थे ना वैसे ही हो जाओ। कम से कम तुम्हारे हंसी मजाक के कारण हमारे घर का माहौल तो अच्छा रहता है। ज्योति के इतना बोलते ही कुणाल फिर से शुरू हो जाता है और अपनी भाभी के साथ हंसी मजाक करने लगता है। ये देखकर ज्योति और कुणाल बहुत जोर जोर से हंसते हैं। कहते हैं ना, हर रिश्ते में हंसी मजाक का होना थोड़ा बहुत तो जरूरी है। इससे रिश्तों में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। मेघापुर गांव में काली घटा छाई हुई थी। तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेट रहे थे। राधा भी जल्दी से आंगन में बने चूल्हे को ढकती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं घर में लिपाई किए, ठीक से सूखी भी नहीं है, और अब अगर बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। इतना कहकर राधा फटाफट से बाकी का काम खत्म करती है। तभी उसकी बेटी सोनिया उसके पास आकर कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितने काले बादल छाए हैं। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मैं तो बारिश के पानी में खूब नहाऊंगी। बेटा, ज्यादा नहीं आएगी तो बीमार हो जाएगी। वैसे भी तुझे सर्दी जल्दी लग जाती है। राधा इतना बोल ही रही थी कि तभी जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है और टिप टिप बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है, जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो तेज होती जा रही है। हमारा मिट्टी का घर तो बह जाएगा। भगवान, हम गरीबों पर और हमारे मिट्टी के घर पर थोड़ा तो रहम कर। सोनिया बेटा, जल्दी कर, जितना हो सकता है चीजों को ढक दे। हाँ हाँ माँ, ठीक है। पर माँ, वो देखो, वहाँ से पानी टपक रहा है और वहाँ से भी, और वहाँ से आप पानी रोकने के लिए बर्तन रखो, मैं सामान ढकती हूँ। राधा छत से टपकते हुए पानी को घर में फैलने से बचाने के लिए बर्तन रखती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो, बारिश रुक गई, अब जल्दी ही धूप आ जाएगी। पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया। हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हाँ बेटा, क्या करे, अभी 2 दिन पहले ही लिपाई की थी और बादल छाने की वजह से अच्छे से सूखी भी नहीं थी, और आज यहाँ बारिश हो गई। सारी मेहनत पर बारिश फिर गई। अब जब तक धूप नहीं आती तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और हर तरफ बारिश की वजह से हुआ कीचड़ सूख जाता है। ऐसे ही एक शाम जब राधा का पति मोहन घर आता है तो राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि छत का कुछ किया जाए। बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ, इतनी महंगाई में घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस गरीबी में कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपने खाने का बंदोबस्त करे या फिर अपने घर को ठीक करे। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बात नहीं राधा, बरसात आने से पहले हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, जिससे कम से कम हमारा मिट्टी का घर बहने से बच जाए। जी ठीक है, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और राधा जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है। बारिशों का मौसम पास आने लगता है। राधा की अपनी मिट्टी के घर को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जहाँ मोहन मजदूरी का काम किया करता था, वहाँ उसे सीमेंट के खाली कट्टे नजर आते हैं। तभी वो अपने ठेकेदार विनोद के पास जाकर कहता है, ठेकेदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मोहन, क्या हुआ? साहब, यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे खाली कट्टे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? पर तुम उसका क्या करोगे? साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का घर है बस। बारिश का मौसम आने वाला है, बस अपने घर को बहने से बचाने के लिए चाहिए। ठीक है मोहन, ऐसी बात है तो ले जाओ, पर देख लेना ये सब सही हालत में नहीं है, कुछ बीच बीच में से फटे भी हुए हैं। कोई बात नहीं साहब,
वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और शाम को अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद वो सीमेंट के खाली कट्टे अपने साथ बांधकर अपने घर लाता है। तभी सोनिया अपने पापा को आवाज लगाकर कहती है, पापा ये सब क्या है? आप ये क्यों लेकर आए हैं? बेटा अपने घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए हैं। सच में पापा? पर वो कैसे? बेटा मैं और तेरी माँ इन सीमेंट के खाली कट्टे से अपने मिट्टी के घर के कपड़े सिलेंगे, जिससे आने वाली बरसात के मौसम में घर का नुकसान होने से बच जाए। सच में पापा? मैं भी आपकी मदद करूंगी हमारे मिट्टी के घर के कपड़े बनाने के लिए। हाँ बेटा ठीक है, जरूर मदद करना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राधा और मोहन मिलकर सीमेंट के खाली कट्टों को काट कर सीधा करते हैं और फिर सुई धागे की मदद से एक कट्टे पर दूसरा कट्टा जोड़ देते हैं और ऐसे ही जोड़ते हुए वो एक खुली सी तरपाल सिल देते हैं। तभी सोनिया कहती है, पापा अब तो हमारे घर के कपड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब तो हम अपने घर को कपड़े पहना देंगे, जिससे हमारा मिट्टी का घर बारिश में बहने से बच जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अब हमारा मिट्टी का घर बच जाएगा। जी हमने तरपाल सिल तो लिया है, बस अब इसे लगाना है और बाकी फिर हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ राधा, अपने मिट्टी के घर को बचाने के लिए जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। जी सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर राधा और मोहन मिलकर अपने सीमेंट के कट्टे से बनाए हुए तरपाल से अपने घर की छत को ढक देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बरसातों का मौसम शुरू होता है, पर राधा और मोहन की मेहनत से बनी तरपाल से कुछ हद तक उनके मिट्टी के घर की रक्षा हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं, पर कुछ वक्त बाद लगातार बारिश की वजह से तरपाल फटनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोहन और राधा को फिर से परेशानी थी। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में घर की छत फिर टपकती है और छत से टपका पानी जमीन पर सोई सोनिया पर जाकर गिरता है और तभी राधा उस टपकते पानी के नीचे खड़ी हो जाती है और सोनिया पर पानी की बूंदें गिरने से पहले रोक लेती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे राधा ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? रुको मैं सोनिया को सरकाकर थोड़ा उधर कर देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कच्ची नींद है, अभी उठ गई तो सो भी नहीं पाएगी और थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हुआ, हम तो परेशानी झेल ही रहे हैं, कम से कम हमारी बच्ची तो आराम से सोए। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। ऐसे ही रात बीत जाती है और बारिश भी बंद होती है, पर रात भर की बारिश के बाद से तरपाल की हालत खराब हो चुकी थी और बारिश फिर से शुरू होती है और मोहन का मिट्टी का घर टपकने लगता है और कुदरत के इस कहर के आगे बेबस राधा और मोहन कुछ नहीं कर पाते। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर विनोद आकर कहता है, मोहन, हमें बाकी लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद साहब, क्या आप मेरे मिट्टी के घर को बचा सकते हैं? हाँ मोहन, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, तुम्हारी मदद करके सच में दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर विनोद मोहन के कंधे पर हौसले भरा हाथ रखता है, जिसके बाद विनोद मोहन के मिट्टी के घर की छत को टीन से कवर करवाता है और साथ ही उसके घर में ईंटों का फर्श भी डलवाता है। राधा और मोहन दोनों मिलकर विनोद का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं और अब बारिश आने पर मोहन के घर की छत नहीं टपकती और ना ही घर में कीचड़ होता और मिट्टी के घर में बरसात की रात आराम से गुजरने लगती। ये कहानी है भैरवपुर गांव की, जहां सुनीता नाम की एक बूढ़ी माँ अपने बेटे अमित के साथ रहा करती थी। लेकिन अमित हर वक्त अपनी माँ सुनीता को छोड़कर चले जाने की धमकी दिया करता था। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि उसकी गरीबी थी। लेकिन सुनीता अपने इकलौते बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने कमरे में लेटी थी, तभी वहाँ पर अमित आता है और अपनी माँ को आराम करता देख कहता है, माँ आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है तो दोस्तों ने पार्टी मांगी है। बेटा आज पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन उन पैसों की मैंने दवा मंगवा ली।
अरे माँ, आपके पास तो कभी पैसे नहीं होते मेरे लिए। अरे हर वक्त सिर्फ अपने लिए सोचती हो आप। इतनी दवा खाती रहती हो, क्यों उसमें पैसा बर्बाद करती हो? आपको पता भी है ज्यादा दवाई खाने से ना एक तो पैसा बर्बाद होता है, ऊपर से शरीर बर्बाद होता है। अरे इंसान को आदत हो जाती है इसकी। लेकिन बेटा तुझे तो पता है कि मेरी किडनी खराब है। अगर दवा नहीं ली तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? अरे माँ प्लीज यार, एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऊपर से आप मुझसे ऊटपटांग बातें कर रही हो। अरे माँ, ये सब मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। पूरे दिन खाट पे पड़ी रहती हो और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। और हाँ, आगे से मुझसे ऐसी बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना बोलकर अमित घर से चला जाता है। बेचारी सुनीता अपने बेटे के इस व्यवहार से थोड़ा भी गुस्सा नहीं होती और ना ही उसकी बातों का बुरा मानती है, बल्कि वह खुद से ये कहती है, आजकल के बच्चे भी ना जाने कितना गुस्सा करते हैं, लेकिन उतना ही अपनी माँ से प्यार भी करते हैं। एक तो इन्हें प्यार जताना भी तो नहीं आता। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन अमित का बर्ताव अपनी माँ के लिए जरा भी बदलता नहीं है। ऐसे ही एक दिन अमित अपने घर में बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त शहर से आता है और उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, अरे मेरे भाई अमित, पहचाना मुझे? मैं चंदू, बोले तो चंदन, याद आया कुछ? चंदन को देख अमित खुशी के मारे फूला नहीं समाता और वो खुशी से उससे कहता है, अरे चंदन मेरे भाई, तू कब आया? अरे भाई, तू तो बहुत बदल गया है। शहर की हवा लग गई तुझे। सूट बूट, काला चश्मा, आहा, जच रहा है तेरे ऊपर। मैंने तो सोचा कोई बहुत बड़े साहब आए हैं, लेकिन तू तो चंदू निकला। हाँ, बदलते समय के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन तेरे बस की तो यह सब नहीं है। अगर तुझे भी मेरे जैसा अच्छा दिखना है या मेरी तरह पैसे कमाने हैं तो चल मेरे साथ शहर, वहीं रहियो, कमाइयो और काकी को समय समय पर पैसे भेज दिया करियो उनके इलाज के लिए। शहर जाकर तेरी भी किस्मत बदल जाएगी। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? माँ बीमार है, और अगर मैं माँ को छोड़कर गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? बीमार माँ को छोड़कर भाग गया बेटा। अरे मेरा मन तो बहुत है बाहर जाने का, कि मैं शहर जाऊं, कमाऊं, लेकिन क्या करूं भाई, माँ के लिए मजबूर हूँ। अकेला छोड़ भी नहीं सकता, उम्र हो चुकी है उनकी। देख अमित, तेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए ही मैं तुझे शहर लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी पहले मेरी माँ भी बीमार थी, लेकिन फिर मैं भी अपने परिवार वालों के लिए बाहर गया और कमाना शुरू किया। बाहर जाने के बाद मेरी किस्मत भी बदल गई और अब मैं चाहता हूँ कि तेरी भी किस्मत बदल जाए, ताकि तू अपनी माँ का इलाज करवा सके। और अगर तू गांव वालों की सोचता रहेगा ना, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमेशा इस गरीबी में ही रह जाएगा तू। मेरा काम तुझे समझाना था, बाकी तेरी मर्जी है। चंदन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन की बातें अमित के जहन में जैसे बैठ ही जाती हैं और वह रात भर चंदन की कही हुई बातों को बहुत सोचता है। कुछ देर बाद जब अमित की माँ सुनीता उसके लिए खाना लाती है, तो वो अमित को गहरी सोच में देखकर कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मैं कल शहर जाऊंगा और शहर जाके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तू शहर चला गया तो मेरा क्या होगा? तू जानता है ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, मुझे पता है आपका मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो प्लीज रोको मत। इस तरह अमित अपनी बात रखकर बाहर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद अमित अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा। अरे माँ बस करो यार, बहुत हो गया आपका। अरे मैं इस गरीबी में रहना नहीं चाहता माँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर गरीबी ना देखूं। शहर में काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, जिंदगी अच्छी होगी। मत रोको माँ प्लीज। लेकिन तेरे बिना मेरे लिए एक दिन भी काटना नामुमकिन है बेटा। मैं तुझे हर वक्त अपने पास देखना चाहती हूँ। शहर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे कैसे होंगे। अरे माँ बस करो यार,
इतना ड्रामा ना मत किया करो। अरे बहुत हो गया आपका अब। मैंने कह दिया मैं जा रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ, और शहर जाके बात तो किया करूंगा ना आपसे। अरे बेटा अमित, मेरी बात तो सुनता जा। अमित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और चंदन के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर बेचारी सुनीता अपने बेटे अमित के लिए परेशान हो रही होती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अपने बेटे की याद में सुनीता ना तो ढंग से खाना खाती, क्योंकि उसके बेटे अमित ने कहा था कि वह शहर पहुंचते ही अपनी माँ को फोन करेगा, लेकिन वो फोन नहीं करता। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 महीना भी आ जाता है, लेकिन अमित अपनी माँ को फोन तो क्या महीनों तक अपनी माँ को पैसे तक नहीं देता। ऐसे ही फिर एक दिन, अरे वाह भाई वाह, शहर आकर ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया। उस घटिया से गांव में था ही क्या। वैसे चंदन भाई, सही में यार तूने मेरी किस्मत बदल दी। अगर तू मुझे मिला नहीं होता, मुझे बताया नहीं होता कि शहर इतना अच्छा होता है, तो मैं शहर आता ही नहीं, वही अपनी माँ के पास पड़ा रहता। सो तो है। अच्छा इन सबको छोड़ और ये बता कि तू सुनीता काकी को महीने के बाद पैसे भेजता भी है या नहीं, और तू उनसे समय समय पर बात करता है ना, क्योंकि तुझे भी पता है कि उनके पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। अरे माँ का क्या है, खेतों से पैसे आ जाते हैं तो उनका गुजारा चल जाता है। और तो सोचता तो हूँ कि मैं माँ से बात करूँ, लेकिन काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिल पाता। देख अमित, मैंने तुझे यहाँ आने को कहा था, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू काकी को भूल जाना। काकी को कॉल करके उनके हाल समाचार लेता रहे, वैसे भी वो बीमार रहती हैं। चंदन की बात सुनकर अमित उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। जहां अमित अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा होता है, वहीं उसकी माँ बेचारी सुनीता अपने बेटे की आस लगाए बैठी रहती है, और ऐसे ही वो बैठे बैठे उसकी आस में बहुत बीमार हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सुनीता अपने बेटे की याद में खाना पीना भी छोड़ देती है, और देखते ही देखते वो अपना दम भी तोड़ देती है। लेकिन इस बात से अनजान अमित अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। उसको नहीं पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ अमित और चंदन एक ही कमरे में रह रहे थे। एक रोज अमित नहा रहा था, तभी वह अपने दोस्त चंदन को टॉवल देने के लिए आवाज लगाता है, और कुछ देर बाद उसे टॉवल भी मिल जाता है। यार मैं नहाने तो आ गया, लेकिन टॉवल लाना भूल गया था, इसीलिए तुझसे मांगना पड़ा। हाँ तो मैंने कौन सा तुझे टॉवल दे दिया है, अपना काम खुद किया कर यार। अच्छा मजाक करता है, लेकिन टॉवल तो तूने ही दिया था ना भाई। सुबह सुबह नशा कर लिया है क्या? मैं तो अभी अभी अंडा ब्रेड लेकर आया हूँ, और किचन में गया था तो देखा अंडा ब्रेड बनकर भी तैयार था। मुझे बता दिया होता तो मैं इस अंडे और ब्रेड पर पैसे तो नहीं खर्चता ना। यार कैसा मजाक कर रहा है तू? तू तो जानता है ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। अब तू ही बता, जब मुझे कुछ बनाना नहीं आता है तो ये अंडा ब्रेड मैं कैसे बनाऊंगा? तो क्या सुनीता काकी किचन में आकर तेरे लिए अंडा ब्रेड बनाकर गई हैं? क्या यार कैसी बातें करता है तू? माँ के बारे में कुछ मत बोलियो। मैंने अंडा ब्रेड नहीं बनाया है, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। चंदन अमित की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही अमित चंदन की बातों पर ध्यान देता, और दोनों ही अंडा ब्रेड खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती, जो भी उनके साथ हो रहा है वह उनका कोई अपना ही कर रहा है। अब चंदन और अमित दोनों ही एक साथ घर आते हैं, लेकिन अमित के कमरे में आते ही उसे बिरयानी की खुशबू आती है, जो उसकी माँ अपने हाथों से बनाया करती थी। माँ के हाथों की बिरयानी? लेकिन माँ यहाँ कैसे आ सकती है? और तो और ये बिरयानी बनाई किसने है? तू तो मेरे साथ आया था ना, हम लोगों ने मिलकर रूम का दरवाजा खोला, तो ये बिरयानी आई तो आई कहाँ से? चंदन, कहीं तू मुझे पागल बनाने के लिए ये सब कर तो नहीं रहा है? अगर यही सवाल मैंने तुझसे किया तो मैं तो अभी अभी तेरे सामने ऑफिस से आ रहा हूँ ना। और मैं तो चांद से उतर कर आया हूँ ना। मैं पागल है क्या भाई? अरे मैं भी तो तेरे साथ ही आया हूँ। तो फिर बिरयानी बनाई किसने? वो भी इतना गर्म है, ऐसा लग रहा है किसी ने अभी अभी बनाई हो। तुझे मस्का मारने की आदत हो गई है, जिसने भी बनाई हो। क्या लेना मुझे, बहुत तेज भूख लग रही है, और बिरयानी की खुशबू से मुझसे तो नहीं रहा जा रहा।
चल दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। बिरयानी किसने बनाई है इसका मसला हम बाद में देखेंगे। दोनों के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उनके साथ होने वाली चीजों पर बिल्कुल नहीं जा रहा था। अब ऐसे ही अगली सुबह चंदन से मकान मालिक किराए के पैसे मांगने आता है और मकान मालिक के जाने के बाद चंदन अमित से कहता है, अरे यार, उस मकान मालिक को पैसे देने हैं और अभी तक न तेरी और न ही मेरी तनख्वाह आई है, लेकिन उसने मुझे बहुत सुना दिया। भाई तुझसे पहले ना वो खूसट बुढ़ा आया था मुझे सुनाने, बहुत सुना के गया है। जहाँ चंदन अमित आपस में बात कर रहे थे तो वहीं मकान मालिक चंदन और अमित दोनों को किराए के लिए सुनाकर सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा था। तभी अचानक सीढ़ियों से वह गिर जाता है और नीचे लुढ़कता हुआ पहुंच जाता है, जिससे उसको काफी चोट भी आती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब देर शाम चंदन अमित से मकान मालिक की बात कहता है। अमित, तुझे पता है मकान मालिक अंकल यहाँ से किराया मांगकर जा ही रहे थे, तभी वे सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो उनका पैसा देना ही होगा। अबे यार ये क्या कह रहा है तू, वो सीढ़ियों से गिर गए? हाँ यार, तुझे पता है मैं उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। पता है मकान मालिक अंकल ने मुझे क्या कहा, तू भी उनकी बात सुनेगा तो तेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अबे तो बोल ना, ऐसा क्या बोला उन्होंने जिससे सुनने के बाद धरती हिल जाएगी? यही कि जब वह हमसे किराया मांगकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उन्हें एक औरत मिली जिन्होंने अपने माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, बिल्कुल सुनीता काकी की तरह, और उन्होंने किराएदार अंकल को बोला कि अगर उन्होंने उनके बेटे अमित को परेशान किया तो वह उसे भी अपने पास बुला लेंगी। तेरे कहने का मतलब क्या है? माँ यहाँ आई थी और उन्होंने अंकल को धमकी दी और सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि सीढ़ियों से धक्का देने के बाद वो गायब हो गईं। तो कैसी बात कर रहा है तू? मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अरे कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे फोन पे, और उस बुढ़े को मेरी माँ नजर कैसे आ सकती है? नहीं, वो बुढ़ा झूठ कह रहा होगा। उस बुढ़े को ठीक होने दे, उसको तो मैं बताऊंगा, ऐसी हालत करूंगा ना दोबारा बोल नहीं पाएगा। चंदन और अमित बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चंदन की माँ का फोन आता है और चंदन कुछ देर तो अपनी माँ से अच्छे से बात करता है, लेकिन कुछ देर बाद चंदन का चेहरा उतर जाता है और माथे से पसीना टपकने लगता है और पैर भी थरथराने लगते हैं। ये देखकर अमित चंदन के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, अरे क्या हो गया भाई, बता ना क्या हुआ? सब ठीक है ना? आंटी जी ठीक है? तू घबरा क्यों रहा इतना, क्या हो गया? वो माँ ने कहा सुनीता काकी नहीं रही और उनकी मौत आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले हो चुकी है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ के बारे में ऐसी बात मत बोलियो, जान से मार दूंगा तुझे। भले ही मैं अपनी माँ के पास नहीं रहता, इसका मतलब तू ये बोल देगा कि मेरी माँ मर गई? मैं नहीं मानता। अरे मैं अपनी माँ से बात करता हूँ यार, मुझे पता है मेरी माँ जिंदा है। तू फालतू की बकवास मत कर। तेरे सर की कसम भाई, ये सब जो भी हो रहा है वह सुनीता काकी कर रही थी, यानी सुनीता काकी तेरी मदद कर रही थी, और हमने समझा कि वह ये सब हम में से कोई कर रहा है, और उस मकान मालिक का ये हाल भी सुनीता काकी ने ही किया है। अमित को जब अपनी माँ की मौत के बारे में पता चलता है तो अमित पूरी तरह टूट जाता है और बुरी तरह रोने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या किया मैंने? मेरे कारण मेरी माँ मर गई और मुझे कुछ पता भी नहीं। माँ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? माँ, मैं कुछ समय के लिए आपसे दूर क्या हुआ? आप तो मुझे हमेशा के लिए अनाथ बना के चली गई। जिसके बाद वो अपना सामान पैक करता है और गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत उसके जाने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। ये सब सुनकर अमित बहुत रोता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी माँ के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अब वह करता भी तो क्या? अमित पंडित जी के कहे अनुसार अपनी माँ की अस्थियों को बहाकर उनकी आत्मा को
मुक्ति दिलाता है।